नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिक्के वाईपीके पे। जैसे कि आपको पता है आज डेट 27 सितंबर भाई। क्या है? 27 सितंबर भाई, ठीक है ना। आज ही के दिन भारत की जो भूमि थी, जो हिंदुस्तान की भूमि थे, उस पे एक महान क्रांतिकारी ने जन्म लिया था। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या आप जानते हैं वो क्रांतिकारी कौन थे? तो आज हम बताएंगे भाई उस क्रांतिकारी के बारे में जिसका जन्म 27 सितंबर 1907 को, यानी कि 27 सितंबर 1907 को बंगा पंजाब में हुआ था भाई। पंजाब में हुआ था भाई, ठीक है, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है भाई। और इनके पिताजी का नाम क्या था? किशन सिंह था भाई। इनके पिताजी का नाम क्या था? किशन सिंह था। और इनकी माता का नाम क्या था? विद्यावती था भाई, विद्यावती था। ठीक है ना। क्या आप जानते हैं उसके बारे में? ठीक है ना। उनका नाम था, उन महान क्रांतिकारी का नाम था जिनका जन्म 27 सितंबर 1907 का हुआ था, यानी कि बंगा पंजाब में। उनका नाम था शहीद आजम भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह भाई। ठीक है ना। उनका नाम क्या था भाई? शहीद आजम भगत सिंह। यानी कि जो शहीद आजम भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 27 सितंबर 1907 को, ठीक है ना, बंगा पंजाब में भाई। ठीक है ना, बंगा पंजाब में भाई। ठीक है भाई, ठीक है ना। लेकिन भाई इनका पैतृक गांव क्या था? इनका पैतृक गांव था खटकड़ कला भाई, खटकड़ कला, जो कि वर्तमान पंजाब भारत में पड़ता है भाई। ठीक है ना। और कहते हैं भाई जिस समय भगत सिंह का जन्म हुआ था उस समय उनके पिताजी और इनके चाचा जी कहाँ पे थे? जेल में थे भाई। ठीक है ना। इनके पिताजी यानी कि किशन सिंह, ठीक है, इनके चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह भाई, यानी कि स्वर्ण सिंह, यानी कि जिस समय भगत सिंह का जन्म हुआ उस समय वो कहाँ थे? जेल में थे भाई। ठीक है ना। कहाँ पे थे? जेल में थे, क्योंकि एक यानी कि अंग्रेजी सरकार के खिलाफ एक आंदोलन में भाग लेने के कारण इनको पकड़ लिया गया था और पकड़ के इनको जेल में डाल दिया गया था भाई। ठीक है ना। और कहते हैं भाई जो भगत सिंह की जो प्रारंभिक शिक्षा यानी कि कक्षा 5 तक की शिक्षा, यानी कि 5वीं तक की शिक्षा कहाँ पे हुई? इनके गांव में हुई। उसके बाद भाई हाई शिक्षा के लिए ये कहाँ गए भाई? लाहौर गए भाई। कहाँ गए? लाहौर गए भाई। और कहते हैं लाहौर के यानी कि सेंट्रल कॉलेज, यानी कि सेंट्रल कॉलेज से इन्होंने क्या की भाई? ग्रेजुएशन की थी भाई। ठीक है ना। और कहते हैं भाई जब भगत सिंह थे वो बचपन से ही देशभक्ति की भावना थी भाई। बचपन से उनमें देशभक्ति की भावना थी और वो क्रांतिकारी विचारधारा से प्रेरित थे। और कहते हैं भाई जो इनमें जो क्रांतिकारी विचारधारा और देशभक्ति की भावना इनके परिवार से आई भाई। ठीक है, क्योंकि इनके पिताजी और इनके चाचा जी भी अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आंदोलन में भाग लेते रहते थे और कई बार जेल जा चुके थे भाई। ठीक है ना। और इन्हीं वजह से भगत सिंह में बचपन से ही देशभक्ति की भावना थी भाई। ठीक है ना। लेकिन भाई जो भगत सिंह थे उन पे जो मुख्यतः किस व्यक्ति का प्रभाव था वो थे भाई करतार सिंह भाई, यानी कि करतार सिंह। ठीक है ना। और लाला लाजपत राय भाई, यानी कि लाला लाजपत राय भाई। ठीक है ना। लाला लाजपत राय। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है भाई भगत सिंह के जीवन पे सबसे प्रमुख किस व्यक्ति का प्रभाव था? वो था करतार सिंह और लाला लाजपत राय भाई। ठीक है ना। लेकिन एक घटना ऐसी घटी जिसके बाद भाई भगत सिंह के मन पर यानी कि बहुत प्रभाव पड़ा और वो घटना थी 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड। और कहते हैं जिस समय ये हत्याकांड हुआ उस समय भगत सिंह मात्र 12 वर्ष के थे भाई। और इस कांड के बाद जब भगत सिंह का काफ़ी हृदय परिवर्तन हुआ और काफ़ी दुखी हुए और इसके बाद वो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आंदोलन में कूद पड़े भाई। और कहते हैं भाई जब 1920 में महात्मा गांधी जी का असहयोग आंदोलन आया, यानी कि 1920 में जो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की तो भगत सिंह ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर
भाग लिया। और कहते हैं भाई वो उस समय गांधी को बहुत मानते थे। और कहते हैं भाई इस आंदोलन के दौरान भगत सिंह ने जो भी सरकारी वस्तुएं थी, जो किताबें थी, जो वर्दियां थी सरकार की, सभी का बहिष्कार किया भाई। और कहते हैं वो जहाँ पे भी जलसा होते थे, जहाँ पे भी आंदोलन होते थे, वही वो पहुंच जाते थे भाई। लेकिन भाई जब 5 फरवरी यानी कि 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा यानी कि चोरी चोरा, ठीक है ना, घटना के बाद 11 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तो वो इस घटना से काफ़ी दुखी हुए। और कहते हैं भाई इस आंदोलन के बाद महात्मा गांधी ने किसानों की भी सहायता नहीं की, और इस बात से भगत सिंह काफ़ी दुखी हुए। और उनके मन में एक विचार आया, क्योंकि क्यों ना अहिंसा का मार्ग त्याग कर एक क्रांतिकारी विचारधारा से बिलोंग करूं, यानी कि क्रांतिकारी विचारधारा रखें। क्योंकि उनका मानना था कि भाई अंग्रेजी सरकार को खदेड़ने के लिए अहिंसा नहीं बल्कि क्रांतिकारी विचार होने और क्रांतिकारी मार्ग सबसे मुख्य है और सबसे महत्वपूर्ण है भाई, ठीक है ना। और कहते हैं इसी विचारधारा के साथ वो किससे मिले भाई, चंद्रशेखर आजाद से मिले भाई। किससे मिले भाई, चंद्रशेखर आजाद से मिले भाई, चंद्रशेखर आजाद से मिले भाई। और कहते हैं भाई उन्होंने चंद्रशेखर आजाद की पार्टी थी गदर पार्टी, यानी कि गदर पार्टी को क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया भाई। और कहते हैं भाई भगत सिंह ने एक अपनी भी एक सभा का गठन किया था भाई, उसका नाम क्या था, नौजवान ठीक है ना, नौजवान सभा, नौजवान भारत सभा भाई, ठीक है ना, भारत सभा का भी गठन किया था भाई। और कहते हैं भाई यानी कि चंद्रशेखर की पार्टी यानी कि गदर पार्टी ज्वाइन करने के बाद वो क्रांतिकारी गतिविधियों में कूद पड़े भाई। और कहते हैं भाई 9 अगस्त 1925 को एक कांड होता है जिसको किस नाम से जानते हैं, काकोरी कांड, यानी काकोरी कांड के नाम से जानते हैं भाई, ठीक है ना। एक काकोरी कांड था क्या भाई, काकोरी यानी कि जो सहारनपुर से चलकर 8 डाउन ट्रेन यानी कि जो लखनऊ जा रही थी, तो उस दौरान यानी कि काकोरी नामक यानी कि स्थान पर 10 क्रांतिकारियों ने मिलकर ट्रेन को रोक लिया भाई। और कहते हैं भाई ट्रेन रोककर जो भी सरकारी खजाना था उन क्रांतिकारियों ने वो लूट लिया, यानी कि रेलवे विभाग का जो सरकारी खजाने को लूट लिया। और इसी लूट को किस कांड के नाम से जाना जाता है, काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। और कहते हैं भाई इस कांड के बाद यानी कि अंग्रेजों की नज़र किस पे पड़ी, यानी कि जो हिंदुस्तान यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिक, ठीक है ना, रिपब्लिक एसोसिएशन के जो सदस्य थे उनके ऊपर पड़ी भाई, ठीक है ना। और कहते हैं उन्होंने यानी कि जितने भी क्रांतिकारी थे उनकी दरपकड़ जारी कर दी भाई। और जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, इसकी स्थापना भाई 1924 में सचेंद्र सन्याल ने की हुए थे, सचेंद्र सन्याल ने की थी भाई, सन्याल ने की थी भाई। और कहते हैं भाई काकोरी कांड के बाद राम प्रसाद बिस्मिल को और अशफाक उल्ला खां को और उसके अन्य क्रांतिकारी साथियों को पकड़ लिया जाता है। और इसमें जो राम प्रसाद बिस्मिल को और उसके अशफाक उल्ला खां को फांसी की सज़ा दे दी जाती है। और कहते हैं भाई यानी कि जो सचेंद्र सन्याल को उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती है। और कहते हैं भाई जो काकोरी कांड हुआ था उसमें भगत सिंह ने भी अहम योगदान निभाया था। और कहते हैं भाई काकोरी कांड के बाद जो ये भगत सिंह थे वापस लाहौर आ गए थे भाई, ठीक है ना। और कहते हैं भाई यानी कि 1928 में यानी कि साल 1928 में भगत सिंह ने एक नई सभा का या फिर नई पार्टी का गठन किया जिसको किस नाम से जाना जाता था, यानी कि हिंदुस्तान, ठीक है ना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है ना, रिपब्लिक एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था भाई। रिपब्लिक यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था भाई, ठीक है ना। और कहते हैं भाई फरवरी 1928 में भारत में एक कमीशन आता है जिसका नाम क्या होता है भाई, साइमन, ठीक है ना, यानी कि साइमन
कमीशन भारत आता है भाई, यानी कि साइमन कमीशन यानी कि भारत कब आता है, फरवरी 1928 को भारत में आता है। और कहते हैं भाई अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन का बारी विद्रोह कहाँ पे होता है, लाहौर में होता है भाई। कहाँ पे होता है, लाहौर में होता है भाई, ठीक है ना। और कहते हैं भाई साइमन कमीशन का बारी विद्रोह के दौरान यानी कि लाहौर में पुलिस क्या कर देती है, आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज कर देती है। और इसी लाठीचार्ज के दौरान लाला लाजपत राय यानी कि लाला लाजपत राय, जो लाला लाजपत राय घायल हो जाते हैं और उनकी कुछ समय बाद क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है भाई। और कहते हैं भाई यानी कि इस घटना के बाद यानी कि जो भगत सिंह थे वो काफ़ी क्रोधित हो जाते हैं और उन्होंने जो यानी कि जो लाहौर के एएसपी यानी कि जो लाहौर के उस समय एएसपी कौन थे, यानी कि एसिडेंट सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस कौन थे, एपी सैंडर्स थे भाई, सैंडर्स, ठीक है ना, सैंडर्स थे भाई, ठीक है। एपी सैंडर्स की हत्या करने की सलाह बनाई। और कहते भाई इस कांड को किस नाम से जाना जाता है, लाहौर कांड के नाम से जाना जाता है या फिर लाहौर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। और कहते हैं भाई यानी कि भगत सिंह और उसके साथियों ने यानी कि जो लाहौर के एएसपी यानी कि एसिडेंट सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस को मारने का पूरा प्लान तैयार किया भाई, ठीक है ना। और उनके प्लान के अनुसार यानी कि लाहौर के जो यानी कि एसपी ऑफिस थे यानी कि पुलिस उपायुक्त के ऑफिस के बाहर उन्होंने क्या लगाए, गश्त लगाई भाई, ठीक है ना। और कहते हैं यानी कि जिस रास्ते से सैंडर्स को आना था भाई, ठीक है ना, जिस रास्ते से सैंडर्स को आना था उस रास्ते के कोने पे कौन खड़े हो गए, यानी कि चार दीवारी के पास कौन खड़े हो गए, चंद्रशेखर आजाद खड़े हो गए भाई, ठीक है ना। और राजगुरु, जो राजगुरु थे भाई, ठीक है ना, वो अपनी साइकिल के साथ बीच रास्ते में खड़े हो गए और वो इस तरह की एक्टिंग करने लगे ताकि लोगों को ये लगे कि भाई उनकी साइकिल खराब हो गई थी भाई। और एक व्यक्ति थे गोपाल सिंह, यानी कि कौन थे, गोपाल सिंह, और वो भी यानी कि इशारा यानी कि जो जब सैंडर्स आ रहे थे उसके इशारे के लिए या कम्युनिकेशन के लिए वहाँ पे व्यस्त मुद्रा में घूमने लगे भाई। और साथ ही साथ में भगत सिंह, ठीक है ना, भगत सिंह भी उस रोड पर ऐसे घूम रहे थे जैसे वो किसी कार्य के लिए यहाँ पे आए हो। और कहते हैं जैसे ही शाम 4 बजे भाई, शाम को 4 बजे जब सैंडर्स अपने ऑफिस से निकला तो चंद्रशेखर आजाद ने अपना इशारा गोपाल की तरफ किया और गोपाल ने इशारा किसको किया, राजगुरु को किया। और जैसे ही ये आगे निकले यानी कि सैंडर्स आगे निकले तो यानी कि राजगुरु एकदम उठे और उठने के बाद उन्होंने सैंडर्स को गोली मार दी भाई, ठीक है ना। कहते हैं भाई यानी कि राजगुरु की गोली से ही सैंडर्स मर चुके थे, लेकिन भगत सिंह आए और भगत सिंह ने 2 गोलियां और उसको मार दी। और कहते हैं उस सैंडर्स की वहीं पे क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। लेकिन भाई जो सैंडर्स के साथ में जो पुलिस वाले थे वो राजगुरु और भगत सिंह को यानी कि पकड़ने के लिए इनके पीछे दौड़ते हैं। और कहते हैं भाई चंद्रशेखर आजाद उनको चेतावनी देते हुए उनको रुकने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो रुकते नहीं हैं। और इसी कारणवश मजबूरी में आके यानी कि जो चंद्रशेखर आजाद ने उन पुलिस वालों को भी गोली मारनी पड़ी भाई, ठीक है ना। और इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको लाहौर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है भाई, ठीक है ना। उसके बाद भाई यानी कि 8 अप्रैल यानी कि 8 अप्रैल यानी कि 1929, 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह यानी कि भगत सिंह और उसके 2 दोस्त बुटकेश्वर दत्त यानी कि बुटकेश्वर, ठीक है ना, बुटकेश्वर दत्त यानी कि जो बुटकेश्वर दत्त है ये क्या करते हैं, जो सेंट्रल असेंबली होती है भाई, सेंट्रल असेंबली होती है यानी कि जिसको आज हम किस नाम से जानते हैं, संसद के नाम से जानते हैं भाई, संसद के नाम से जानते हैं। उसमें क्या करते हैं, बम फेंकते हैं भाई, ठीक है ना, इसको क्या करते हैं, बम फेंकते हैं भाई। लेकिन भाई वो जो बम फेंकते हैं वो यानी कि खाली बेंचों पे फेंकते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति की जान लेना नहीं था। उनका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य यानी कि जो अंग्रेज सरकार को चेताना था और अपनी बात को अंग्रेज सरकार के पास तक
पहुंचाना था। उनका मानना था कि भी अंग्रेज सरकार के कान बहरे हो चुके हैं और उन बहरे कानों को यानी कि सुनने के लिए, यानी कि उनके तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए धमाके की जरूरत है। तो इसलिए कहते हैं भाई उन्होंने सेंट्रल असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका भाई, यानी खाली बेंचों पर, ठीक है ना। और कहते हैं बम फेंकने के बाद वो वहीं खड़े रहे और उन्होंने यानी कि अपनी मांगों के पर्चे फेंकते रहे। कहते हैं भाई यानी कि बम फेंकने के बाद यानी कि अफड़ा तफड़ी मच गई थी और भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त आसानी से वहाँ से भाग सकते थे, लेकिन वो वहाँ से भागे नहीं और बार बार वो नारे लगाते रहे, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। कई बार पूछा जाता है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था भाई, ठीक है ना। और कहते हैं जिस टाइम यानी कि भगत सिंह और बुटकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका, उस समय जो असेंबली की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? विट्ठल भाई पटेल कर रहे थे भाई, यानी कि विट्ठल भाई पटेल, यानी कि असेंबली की अध्यक्षता कौन कर रहे थे भाई? विट्ठल भाई पटेल कर रहे थे भाई, ठीक है ना। यानी कि विट्ठल भाई पटेल उस समय असेंबली की अध्यक्षता कर रहे थे भाई, ठीक है ना। और कहते हैं भाई यानी कि भगत सिंह और उसके दोस्त बुटकेश्वर दत्त को पकड़ लिया जाता है और पकड़ने के बाद उन पे मुकदमा चलता है लाहौर हाई कोर्ट में भाई, ठीक है ना। और कहते हैं भाई यानी कि लाहौर षड्यंत्र के कारण यानी कि और असेंबली में बम फेंकने की वजह के कारण 23 मार्च यानी कि 23 मार्च 1931 यानी कि 23 मार्च 1931 को शाम के 7 बजे भाई, शाम के 7 बजे भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु, ठीक है ना। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर की यानी कि लाहौर के सेंट्रल जेल में फांसी की दे दी जाती है भाई, ठीक है ना। लेकिन कहते हैं भाई उनकी फांसी 24 मार्च 1931 को मुकम्मल हुई थी भाई, लेकिन लोगों को भारी विद्रोह को देखते हुए अंग्रेजों ने उनको ये फांसी एक दिन पहले ही दे दी थी। कुछ व्यक्ति ये भी कहते हैं भाई भगत सिंह और उसके साथियों के फांसी देने की जो सलाह है, एक दिन पहले फांसी देने की सलाह खुद महात्मा गांधी ने दी थी भाई, ठीक है ना। ये सिर्फ मानना है भाई, ठीक है। लेकिन भाई कहते हैं जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को यानी कि फांसी के लिए ले जाया गया, ठीक है ना, शाम को 7 बजे जब वो कॉरिडोर से जा रहे थे तो उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और कहते हैं उन्होंने एक गाना भी गाया जो इस प्रकार था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुरे कातिल में है भाई, ठीक है ना। और ये कहते हुए हंसते हंसते भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव फांसी के तख्ते पे झूल गए और इस देश के लिए अपना बलिदान दे दिया। और कहते हैं भाई जिस समय भगत सिंह को फांसी दी गई उस समय उनकी आयु मात्र 23 वर्ष की थी भाई। कितनी आयु थी? मात्र 23 वर्ष की उनकी आयु थी भाई, यानी कि एक 23 वर्ष का नौजवान फांसी के तख्ते पे देश के लिए झूल गया और कहते हैं अपना बलिदान देश के नाम कर दिया। लेकिन भाई कहते हैं यानी कि जब भगत सिंह को के ऊपर मुकदमा चल रहा था तो भारत में यानी कि महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे एक से एक बड़े बैरिस्टर वकील थे, लेकिन वह किसी भी यानी कि वकील ने महात्मा गांधी का यानी कि केस नहीं लड़ा और ये देश के लिए सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात थी। खुद एक अंग्रेज अधिकारी ने अपनी आत्मकथा में लिखा था, भाई मैं ये जानकर आश्चर्यचकित हो गया कि महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्ति ने भगत सिंह को बचाने के लिए तनिक भर भी कोशिश नहीं की। उन्होंने वायसराय से एक बार भी मुलाकात नहीं की ताकि भगत सिंह की फांसी को टाला जा सके। यानी कि एक 23 साल का नौजवान देश के लिए अपने जीवन कुर्बान कर देता है और एक 70 साल का बूढ़ा उसको देखता रह जाता है। तो वही यानी कि ये देश का दुर्भाग्य ही था भाई, ठीक है ना, जिसमें एक नौजवान अपनी जान दे रहा है और एक 70 साल का बैठा तमाशा
देख रहा था। तो भाई इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये था भाई शहीद ए आज़म भगत सिंह के बारे में, एक महान क्रांतिकारी के बारे में जिसकी आज जयंती है भाई। तो ऐसे ऐसे क्रांतिकारी वीर इस देश में कभी कभी यानी कि सालों में या कई हजारों सालों में पैदा होते हैं भाई। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों भाई।